सुबह का समय था। गांव के छोटे से कच्चे घर में हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। घर के अंदर एक कोने में खाट पर काजल की मां लेटी हुई थी, जिनकी तबीयत कई सालों से खराब चल रही थी। पास ही चूल्हे के पास बैठी काजल सूखी लकड़ियां सुलगाने की कोशिश कर रही थी। हरिया धीरे धीरे अंदर आता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटी काजल, जब भी मैं तुझे इस तरह मेहनत करते देखता हूं ना, तो दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द उठता है। सोचता हूं कि भगवान ने तुझे मेरे घर ही क्यों जन्म दिया। ना मैं तुझे अच्छे कपड़े दे पाया, ना ढंग का खाना, और ना ही पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम कर सका। एक बाप होकर भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। काजल अपने हाथ रोकती है, धीरे से पिता की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है। बाबा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आपने मुझे जितना प्यार दिया है ना, वो किसी अमीर बाप की बेटी को भी नहीं मिलता होगा। गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन आपने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। और माँ की हालत, वो भी तो हमारे बस में नहीं है ना बाबा। बेटी, तेरी बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, लेकिन एक बाप का दिल है, हर पल यही सोचता रहता है कि तेरे भविष्य का क्या होगा। कब तक तू यूं ही मेरे साथ इस गरीबी में संघर्ष करती रहेगी। तेरी उम्र की लड़कियां तो अब अपने घर बसा चुकी हैं। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। और मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। हरिया कुछ बोल नहीं पाता, बस चुपचाप उठता है और बाहर जाने लगता है। ठीक है बेटी, अब मुझे खेत पर जाना होगा। काम भी तो जरूरी है, तभी घर का चूल्हा जलता है। तू माँ का ध्यान रखना। जी बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। हरिया घर से निकलता है। रास्ता कच्चा और धूल भरा था। चलते चलते वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। काजल की शादी, उसकी जिम्मेदारी और अपनी बेबसी। तभी सामने से उसका पुराना दोस्त मंगलू आता हुआ दिखाई देता है। अरे ओ हरिया, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? तू तो हमेशा सबसे पहले खेत पहुंच जाता था, लेकिन आज तो बड़ी देर कर दी। क्या बात है भाई? कहीं घर में कोई खास चर्चा चल रही थी क्या? हरिया हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखती है। क्या बताऊं मंगलू, आज सुबह काजल के साथ थोड़ी देर बात हो गई। बस वही पुरानी बातें, उसका भविष्य, उसकी शादी और मेरी मजबूरी। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। देख हरिया, मैं तेरी हालत समझता हूं। तू अकेला नहीं है इस गांव में जो ऐसी परेशानियों से गुजर रहा है। लेकिन एक बात कहूं, अब तेरी बेटी सच में बड़ी हो चुकी है। कब तक उसे यूं ही घर में बैठा कर रखेगा? कहीं अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे। कम से कम तेरी एक बड़ी चिंता तो खत्म होगी। मंगलू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं? न मेरे पास पैसे हैं, न कोई सहारा। शादी कोई छोटी बात नहीं होती। दहेज, खर्चा, समाज, सब कुछ तो देखना पड़ता है। मेरे बस में होता तो कब का अपनी बेटी को अच्छे घर भेज देता, लेकिन ये सब भगवान के हाथ में है। मंगलू थोड़ा सोचता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। हरिया, शायद भगवान ने ही मुझे आज तेरे सामने भेजा है। दरअसल मेरा एक पुराना दोस्त है, शहर में रहता है। उसका बेटा बैंक में नौकरी करता है। अच्छा लड़का है, समझदार भी। कुछ दिन पहले वो मुझसे कह रहा था कि अगर कोई अच्छी संस्कारी लड़की मिले तो उसे बताऊं। वो रिश्ता लेकर आने को तैयार है। हरिया एकदम से रुक जाता है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। क्या सच कह रहा है तू मंगलू? अगर ऐसा है तो ये तो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन क्या वो लोग हमारी हालत समझ पाएंगे? हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हरिया, आजकल सब लोग पैसे नहीं देखते, कुछ लोग अच्छे संस्कार भी देखते हैं। और तेरी बेटी काजल, वो तो बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो लोग उसे देखेंगे
तो मना नहीं करेंगे। तू बस हिम्मत रख, बाकी मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हरिया की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। मंगलू, अगर ये रिश्ता सच में बन गया ना, तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। तूने आज मुझे एक नई उम्मीद दी है। अरे पगले, दोस्ती में कैसा एहसान, तू बस भगवान पर भरोसा रख और अपनी बेटी के लिए दुआ करता रह। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। हरिया के कदम अब पहले से हल्के थे, क्योंकि उसके दिल में पहली बार एक उम्मीद जगी थी, शायद उसकी बेटी काजल की किस्मत बदलने वाली है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर आग बरसा रही थी। हरिया अपने पुराने हल और बैलों के साथ खेत में जुटा हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर एक फावड़ा, हर एक कदम में उसकी मेहनत और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, इस बार बस इतनी कृपा कर देना कि फसल अच्छी हो जाए। मेरी बेटी का भविष्य इसी खेत पर टिका हुआ है। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। हरिया मुड़कर देखता है, गांव का जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ खेत की ओर आ रहा था। जमींदार धीरे धीरे चलते हुए आता है और इधर उधर खेत का जायजा लेने लगता है। क्यों हरिया, काम कैसा चल रहा है? इस बार तो बड़ी मेहनत करते दिख रहे हो। क्या इस बार कुछ उम्मीद है या फिर पिछले साल की तरह सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? मालिक, आप तो खुद देख ही रहे हैं। इस बार मैंने जी जान लगाकर मेहनत की है। दिन रात एक कर दिया है मैंने। उम्मीद है कि भगवान इस बार हमें निराश नहीं करेंगे। जमींदार हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में ताना साफ झलक रहा था। हरिया, ये बातें तो तूने पिछले साल भी कही थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? खेत सूना पड़ा रहा, एक दाना भी नहीं उगा। अब मैं खाली बातों से नहीं मानूंगा। ध्यान से सुन ले, अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई ना, तो ये जमीन तुझसे छीन ली जाएगी। फिर मत कहना कि मैंने पहले से बताया नहीं था। यह सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत जमींदार के सामने झुक जाता है। मालिक, ऐसा मत कहिए। यही जमीन तो मेरा सब कुछ है। इसी के सहारे मेरा घर चलता है। मेरी बीमार पत्नी और मेरी बेटी का जीवन चल रहा है। अगर ये भी छिन गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं वादा करता हूं मालिक, इस बार पूरी जान लगा दूंगा। बस आप हम पर दया कर दीजिए। जमींदार ठंडी नजरों से हरिया को देखता है। हरिया, मुझे तेरी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। जो कहना था कह दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। हरिया कुछ देर तक वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? तू ही कोई रास्ता दिखा दे प्रभु। कुछ देर तक वह वहीं बैठकर दुआ करता रहता है, फिर भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़ता है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की ठंडक और सन्नाटा फैल गया था। घर के अंदर एक दिया जल रहा था। काजल चूल्हे के पास बैठी थी और मां खाट पर लेटी हुई थी। हरिया धीरे से अंदर आता है। काजल तुरंत उसकी तरफ देखती है। बाबा, आप आ गए? आज बहुत थके हुए लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हरिया कुछ पल चुप रहता है, फिर काजल के पास बैठ जाता है। बेटी, आज मैं तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। तू अब छोटी नहीं रही। वक्त आ गया है कि मैं तेरे भविष्य के बारे में सोचूं। शायद बहुत जल्द तेरी शादी हो सकती है। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको और माँ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप दोनों के बिना मेरा क्या होगा और आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? हरिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। बेटी,
यही तो दुनिया का नियम है। एक दिन हर बेटी को अपने घर जाना होता है। मैं तुझे हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। मैं चाहता हूं कि तू एक अच्छे घर जाए जहां तुझे कोई दुख ना हो। लेकिन बाबा, मेरा घर तो यही है। मेरी दुनिया तो आप और माँ ही हो। मुझे किसी और घर नहीं जाना। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे पता है बेटी, तू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुझे अपनी मजबूरी में बांध कर नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी मुझसे बेहतर हो, तू खुश रहे। बस यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बाबा, अगर मेरी खुशी आपके साथ रहने में है, तो आप मुझे क्यों दूर भेजना चाहते हैं? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। कुछ देर बाद दोनों शांत होते हैं। फिर वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बातें करने लगते हैं। बीते हुए दिन, खुशियों के छोटे छोटे पल और आने वाले कल की अनिश्चितता। याद है बेटी, जब तू छोटी थी और मेरे पीछे पीछे खेत तक चली आती थी और मैं तुझे डांटकर वापस भेजता था। और मैं फिर भी नहीं मानती थी, चुपके से आपके पीछे आ जाती थी। दोनों हल्का सा हंसते हैं, लेकिन उस हंसी में भी दर्द छुपा हुआ था। रात गहरी होती जाती है। बाहर सन्नाटा है, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक बाप और बेटी के दिलों में भावनाओं का तूफान चल रहा था। प्यार, डर, उम्मीद और बिछड़ने का दर्द। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की, कुछ कहकर और कुछ बिना कहे। अगले दिन सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के रास्तों पर धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हरिया के छोटे से घर के बाहर आज कुछ अलग सा माहौल था, जैसे कोई खास बात होने वाली हो। हरिया घर के बाहर खड़ा था, बार बार रास्ते की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साफ झलक रहे थे। तभी दूर से मंगलू 3 लोगों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। एक सज्जन आदमी, एक सादगी भरी महिला और उनके साथ एक मध्यम उम्र की औरत। अरे हरिया, देख मैं क्या लेकर आया हूं आज। जैसा वादा किया था ना, बिल्कुल वैसा ही रिश्ता लेकर आया हूं। ये है मेरे दोस्त राम प्रसाद जी, ये उनकी धर्मपत्नी और ये उनकी बहन, लड़के की मौसी। और जिस लड़के की बात हो रही है उसका नाम है राहुल, बैंक में नौकरी करता है। नमस्ते। आप सबका हमारे इस छोटे से घर में स्वागत है। घर भले ही छोटा है, लेकिन दिल से आपका आदर है। कृपया अंदर आइए। सभी लोग अंदर बैठते हैं। काजल अंदर से चुपचाप सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ देर तक सामान्य बातें होती हैं, गांव, मौसम, खेती, बाड़ी। फिर लड़के के पिता राम प्रसाद जी गंभीर होकर बात शुरू करते हैं। हरिया जी, मंगलू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी परिस्थितियां भी। हम लोग यहाँ किसी दिखावे या लेन देन के लिए नहीं आए हैं। हम एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जहाँ संस्कार हो, समझ हो और परिवार की कद्र हो। राम प्रसाद जी, आपने जो कुछ सुना है वो सब सच है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है। मेरी बेटी काजल ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने उसे बड़े संस्कारों के साथ पाला है। बस किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। हरिया जी, इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। और हमें बताया गया है कि आपकी बेटी बहुत ही सीधी और समझदार है। हम उसे देखना और उससे बात करना चाहेंगे। काजल बेटी, जरा इधर आना। काजल धीरे धीरे अंदर से बाहर आती है। वह सबके सामने आकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर राहुल की मौसी मुस्कुराते हुए बात शुरू करती हैं। बेटी काजल, घबराओ मत। हम लोग तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या काम आते हैं। घर गृहस्थी के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है? काजल धीरे से सिर उठाती है, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट साफ थी। मौसी जी, मुझे ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन जितना घर में सीखा है उतना करने की कोशिश करती हूँ। खाना बनाना, घर साफ रखना, माँ की सेवा करना,
यही सब करती हूँ। मेरी माँ की तबीयत कई सालों से खराब है, तो उनकी देखभाल भी मैं ही करती हूँ। बेटी, अगर शादी के बाद तुम्हें नए घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलें, नए लोग मिले और कभी-कभी मुश्किल हालात भी आए, तो तुम उन्हें कैसे संभालोगी? काजल कुछ पल सोचती है, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है। माँ जी, जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं। मैंने अपने घर में हमेशा मुश्किलें ही देखी हैं, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर परिवार साथ हो तो हर परेशानी आसान हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने नए परिवार को कभी कोई शिकायत का मौका ना दूँ। मंगलू और हरिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। बेटे, एक बात और पूछना चाहता हूँ। अगर कभी ऐसा समय आए कि तुम्हें अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाना पड़े और दोनों तरफ जिम्मेदारियां हों, तो तुम क्या करोगी? बाबूजी, मेरे लिए दोनों ही घर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मायका मेरी जड़ है और ससुराल मेरा भविष्य। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों का सम्मान बना रहे। मैं अपने ससुराल को अपना घर मानूंगी, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलूंगी। राहुल की माँ और मौसी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। मंगलू धीरे से हरिया के कान में कहता है, देखा हरिया, मैंने कहा था ना, तेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। हरिया जी, आपकी बेटी सच में बहुत ही समझदार और संस्कारी है। आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। हमें काजल बहुत पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बेटी आपको पसंद आई तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिक जाती हैं, क्या ये रिश्ता पक्का होगा? घर के उस छोटे से आंगन में आज उम्मीद की एक नई किरण चमकने लगी थी। घर के आंगन से रिश्तेदारों के जाते ही माहौल थोड़ा शांत हो गया। हरिया अंदर काजल और उसकी मां के पास चला गया, लेकिन बाहर दरवाजे के पास लड़के के पिता राम प्रसाद मंगलू के साथ धीरे धीरे बात करने लगे। देखो मंगलू, हम लोग सीधे साधे लोग हैं और हमें लड़की भी बहुत पसंद आई है। संस्कार, व्यवहार सब कुछ अच्छा है, लेकिन समाज में हमारा भी एक मान सम्मान है। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो हरिया को किसी तरह 50,000 रुपए का इंतजाम करना होगा, तभी हम शुभ मुहूर्त निकालकर शादी कर पाएंगे। राम प्रसाद जी, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन आप हरिया की हालत भी तो जानते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी मुश्किल से घर चल पाता है। उसके लिए 50,000 रुपए जुटाना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन जैसा। मंगलू, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन समाज के सामने हमारी भी कुछ इज्जत है। हम अपने बेटे की शादी ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर लड़की वालों को अपनी बेटी की शादी करनी है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, वरना ये रिश्ता यहीं खत्म समझो। मंगलू चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, मैं हरिया से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। राम प्रसाद सिर हिलाता है और अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। ये कैसी दुनिया है जहां इंसान की अच्छाई नहीं बल्कि पैसे की कीमत होती है। मैं हरिया को क्या जवाब दूंगा? वो तो खुशियों के सपने देख रहा है। कुछ देर बाद हरिया बाहर आता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में उम्मीद। मंगलू, मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं, समझ नहीं आ रहा। तूने जो रिश्ता लेकर आया है ना, वो मेरे लिए किसी भगवान के वरदान से कम नहीं है। मेरी काजल अगर उस घर में चली गई तो मुझे यकीन है कि वो हमेशा खुश रहेगी। मंगलू की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है। हाँ, रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन अभी कुछ बातें बाकी हैं। तू ऐसा कर, आज शाम को मेरे घर आ जा। मैं तुझसे आराम से बात करना चाहता हूँ। क्यों, सब ठीक तो है ना मंगलू? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ जरूरी बात करनी है। तू शाम को आ जाना। इतना कहकर मंगलू वहां से चला जाता है। शाम का समय, आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी।
हरिया मंगलू के घर पहुंचता है। अब बता मंगलू, क्या बात है? तूने मुझे इतनी चिंता में डाल दिया। हरिया, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। हमने साथ में खेला है, साथ में बड़े हुए हैं। तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। और मैं तेरी हालत भी समझता हूँ, तेरी मजबूरी भी। हरिया ध्यान से उसकी बात सुनता है। तू जानता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। मैंने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था और अब इस महीने उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है। बहुत जल्द वो अस्पताल में नौकरी भी करने लगेगा। अरे वाह मंगलू, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा है वो। पूरे गांव को पता है कि तूने कितनी मेहनत की है उसके लिए। आज सच में तेरी मेहनत रंग लाई है। मंगलू हल्की मुस्कान देता है, फिर सीधे हरिया की आंखों में देखता है। हरिया, मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी काजल की शादी मेरे बेटे से हो। यह सुनकर हरिया एकदम चौंक जाता है। क्या क्या कह रहा है तू मंगलू? ये कैसे हो सकता है? मैं इतना खुश नसीब नहीं हूं कि तेरा पढ़ा लिखा बेटा मेरी गरीब बेटी से शादी करे। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। हरिया, ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है। एक दिन मेरे बेटे विजय ने खुद मुझसे कहा था, बाबा, काजल बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है। अगर मेरी शादी हो तो मैं उसी जैसी लड़की चाहता हूं। तब से ये बात मेरे मन में थी और आज मुझे लगा कि यही सही समय है। मंगलू, तूने आज मुझे वो खुशी दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो सच में सोने पे सुहागा हो गया। मेरी बेटी को इतना अच्छा घर और इतना अच्छा लड़का मिल जाए, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। उस रात जैसे सब कुछ बदल गया था। जहां एक तरफ पैसे की शर्त ने उम्मीद तोड़ दी थी, वहीं सच्ची दोस्ती और अच्छे संस्कारों ने एक नया रास्ता खोल दिया। कहानी की सीख: सच्चा रिश्ता पैसों से नहीं, दिल और संस्कारों से बनता है। जहां समझ, सम्मान और प्यार हो, वहीं असली खुशी बसती है। और इसी उम्मीद और सच्ची दोस्ती के साथ हरिया और काजल की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत के साथ